नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा, सही है सही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है कि वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951 के अनुसार आयोग का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग है। तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 280 अनुच्छेद जो है वो वित्त आयोग का प्रावधान करता है। दूसरा दूसरा ऑप्शन है, आयोग का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त करने के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये जो है ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो राष्ट्र वित्त आयोग का जो सदस्य है वो पुनः नियुक्त नहीं हो सकता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश 31 मार्च 2026 तक की 6 साल की अवधि को कवर करती है। ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इसका बी हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तो आयोग का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त करने के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि सदस्यों की पदावधि और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्रता के संबंध में आयोग का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त करने के आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक पद धारण करेगा। नियुक्त करने की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है, बशर्ते कि वह राष्ट्रपति को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सके। इसलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1951 से 2019 तक भारत में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है 1951 के चुनाव से लेकर आज तक मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत दोनों में वृद्धि हुई है। तो ये भी सही है। 2014 का चुनाव ऐतिहासिक था, क्योंकि 1951 के बाद यह पहली बार था जब किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। तो ये गलत है। इसके पहले 1984 में भी हुआ था, जब इंदिरा गांधी की सरकार राजीव गांधी ने बहुमत हासिल किया था, पूर्ण बहुमत की सरकार में बनाई थी। तीन में से केवल एक कथन जो है वो सही है, केवल एक कथन सही है। 1951 से लेकर 2019 तक भारत में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, सही है। 1951 के चुनाव से लेकर आज तक मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत दोनों में वृद्धि हुई है। मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत दोनों में वृद्धि हुई है। इसकी व्याख्या देते हैं। 1951 से अब तक भारत में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें हर बार करोड़ों मतदाता जुड़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में मतदान में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2019 में 67% से अधिक पर पहुंच गई। 1951 में 44% मतदान से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसलिए कथन एक जो है वो सही है। जबकि 1951 के चुनाव से लेकर आज तक मतदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मतदान में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है। 1951 से 1957 में हुए चुनाव में क्रमशः 44%, 45% मतदान हुआ, जो कि किसी भी दशक में सबसे कम है। इसके पीछे एक कारण भारत जैसे युवा बड़े देश में रसद चुनौती थी, इसलिए कथन दो जो है वो सही नहीं है। इसका मतलब कि मतदान प्रतिशत में हमेशा वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, हमेशा वृद्धि नहीं हुई है। 2014 का चुनाव ऐतिहासिक था, क्योंकि 1984 के बाद यह पहली बार था जब किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। चुनावों में 66% मतदान हुआ, इसलिए कथन तीन जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ऐतिहासिक माना जाता है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति, जिनके पास तब तक राष्ट्रपति शासन लागू करने का एकमात्र अधिकार था, को तब से संसद के दोनों सदनों से सहमति लेनी होगी और निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। ऊपर दी गई पंक्तियां किस मामले का उल्लेख किया जा रहा है? ऊपर दी गई पंक्तियों में किस मामले का उल्लेख किया जा रहा है? सायरा बानो बनाम भारत संघ, ये नहीं होगा। सायरा बानो का केस जो था वो ट्रिपल तलाक से था। का नजीजा बनाम भारत संघ, ये भी नहीं होगा। IR कोयलो मामला SI बोम्मई बनाम भारत संघ। केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित 1983 में सरकारिया आयोग के अनुसार स्वतंत्रता के बाद से अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल 90 से अधिक बार किया गया है, मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से। SR बोम्मई बनाम भारत संघ का निर्णय इस संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति, जिनके पास तब तक नियम लागू करने का एकमात्र अधिकार था, को तब से संसद के दोनों सदनों से सहमति लेनी होगी और निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। इसलिए उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 371B और C असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के निर्माण की अनुमति देते हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371(1)F सिक्किम के लिए आबादी के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है। निम्नलिखित में से कितने सही हैं? तो ये तीनों सही है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है, तो ये कथन 3 सही, 2 जो है वो सही नहीं है। कथन 2 जो है वो सही नहीं है। कथन 2 जो है वो सही नहीं है, यानी कि 1 और 3 सही है। ठीक है। अनुच्छेद 371B और C असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के निर्माण की अनुमति देते हैं। इन समितियों में क्रमशः जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं, इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। सिक्किम विधानसभा अनुच्छेद 371F में आरक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान भी पेश किए गए हैं, ताकि जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। इसलिए इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 364 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उन्मुक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा, कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय से जारी नहीं की जा सकती है। तो इनमें से कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। केवल 2 सही हैं। केवल 2 सही हैं। संविधान का अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को उन्मुक्ति से संबंधित है, कहता है कि वे अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में उनके द्वारा लिए गए या किए गए दावा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, इसलिए कथन 1 जो है वो सही नहीं है। इस प्रावधान में 2 महत्वपूर्ण उपखंड भी हैं। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके पद की अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू या जारी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी प्रक्रिया उनके पद की अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में से जारी नहीं की जाएगी, इसलिए कथन 2 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।